तो अब हम देखते हैं हमारे टोपोग्राफिकल मैप की एक प्रॉपर डेफिनेशन। वाइवा में आपसे टीचर पूछते हैं कि मैप क्या है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप एक डेफिनेशन बताएंगे मैप की, और वो यही डेफिनेशन होती है। यही डेफिनेशन आपके फाइल में भी लिखी हुई है। बेसिकली ये टोपोग्राफिकल मैप की ही डेफिनेशन है, क्योंकि हम जो मैप स्टडी करते हैं वो टोपोग्राफिकल मैप ही होता है। तो टीचर आपसे पूछेगा कि मैप क्या है, तो मैप क्या है तो आप मैप की डेफिनेशन बताओगे, और ये टोपोग्राफिकल मैप की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये टोपोग्राफिकल मैप की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि मैप इज अ कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड फीचर्स ऑन अ प्लेन सरफेस मेड टू स्केल। अब ये पूरी डेफिनेशन को हम लोग डिकोड करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है आपसे। जब आपसे वाइवा में पूछें तो आपको वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्ट यही डेफिनेशन सुनानी है। अगर आपने सुना दी तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैप इज़ अ कन्वेंशनल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड फीचर्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं, जैसे टेम्पल हो गया, रिवर हो गया, मॉस्क हो गया, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गई, इन सब का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक सिंबल के थ्रू करते हैं मैप के ऊपर, यानी कि कन्वेंशनल सिंबल्स। तो आइए अब हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स को पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है अब? कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, है ना। पारंपरिक का मतलब कि एक परंपरा है कि इस सिंबल का यही मतलब है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, यानी इस सिंबल का यही मतलब होगा, ये एक परंपरा है, तो आपको भी इसको फॉलो करना है। तो आइए अब हम लोग कन्वेंशनल सिंबल्स देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। तो पहला आपका कन्वेंशनल सिंबल है मेटल्ड रोड। मेटल्ड रोड का मतलब कि पक्की सड़क, ठीक है। जो पक्की सड़क होती है मेटल्ड रोड, उसको हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं, और थोड़ा सा लाइन थिक रहता है, थोड़ा थिक रेड कलर से हम लोग इसको दिखाते हैं लाइन को। ये मेटल्ड रोड होता है। तो ये मैप में कहाँ पर है ये देख लीजिए। ये जो आपकी रोड्स हैं लाल रंग से, सिंपल आप पहचान जाएंगे, जो थोड़ी सी थिक हैं। अभी मैं और दिखाऊंगा, जो थोड़ी पतली वाली रोड्स भी हैं वो कुछ और हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा क्या है। देखिए जो थिक रोड्स हैं आपकी, ये आपकी पक्की सड़क है। पक्की सड़क आप जानते ही हैं कैसी दिखती है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है हमारा अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड का मतलब कच्ची सड़क, है ना। जो पक्की सड़क होती है वो एकदम बढ़िया से बनी होती है। कच्ची सड़क जो होती है वो थोड़ी टूटी फूटी होती है, या फिर टेम्परेरी बनाई गई होती है, काम चलाऊ, ठीक है, इस तरह की। तो अनमेटल्ड रोड अब देखते हैं। इसका सिंबल जो होता है, इसमें डबल लाइंस होती हैं, पर वो ब्रोकन होती हैं, ठीक है। ऐसे करके डॉट्स होते हैं, उनके बीच में ब्रोकन लाइंस होती हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपकी अनमेटल्ड रोड है। इसके बीच में अगर आप देख रहे हो तो ब्रेक है जगह जगह पे ना, दो दो लेयर होंगी इसमें, ठीक है। दो, एक ऊपर एक नीचे, दो लाइंस की लेयर हैं जो आपस में ब्रेक हैं, ठीक है। इनके बीच में आपको ब्रेक दिखाई पड़ेगा। तो ये अनमेटल्ड रोड है आपकी, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला है आपका कार्ट ट्रैक। कार्ट ट्रैक का मतलब होता है कि बैलगाड़ी का रास्ता, ठीक है। जो बैलगाड़ी का रास्ता होता है, तो वो भी आपको रेड कलर से दिखाते हैं, बट वो लाइन पतली होती है। देखिए कितनी मोटी लाइन है, बट ये लाइन पतली होती है। तो पतली वाली लाइन से आपको दिखाते हैं कार्ट ट्रैक, ठीक है, यानी कि बैलगाड़ी का रास्ता। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ट ट्रैक है। ये देखिए ये लाइन जो गई है आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये पतली लाइन है। देखिए ये कितनी मोटी है और ये कितनी पतली है। तो ये कार्ट ट्रैक है, यानी बैलगाड़ी का रास्ता। इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो अगला जो आपका है, तो अगला आपका है पैक ट्रैक, ठीक है, पैक ट्रैक। और इसका सिंबल है सिंगल ब्रोकन लाइंस। अनमेटल रोड में डबल ब्रोकन लाइंस होती हैं, इसमें सिंगल ब्रोकन लाइन है। इसको पैक ट्रैक। पैक ट्रैक कौन सा रास्ता होता है? आपने कई बार ना गांव वगैरह में ज़रूर देखा होगा इस रास्ते को। ज़रा मैं लगाता हूँ फोटो इसका। जैसे खेतों वगैरह में ना चलने के लिए बीच में रास्ता बना देते हैं ताकि आसानी से चल सके, वरना बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मतलब मिट्टी के पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें बीच में चलने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना देते हैं। ये आपने जगह जगह गांव वगैरह में देखा होगा, शहर में भी दिख जाता है। तो इसको पैक ट्रैक बोलते हैं ना, इस पर लोग आराम से चल सकते हैं। तो ये पैक ट्रैक होता है। अब पैक ट्रैक कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये आपका पैक ट्रैक है। इसमें सिंगल डॉटेड लाइन्स है, सिंगल। अनमेटल रोड में डबल होंगी। ये अनमेटल रोड है, यानी कि कच्ची सड़क है, और यहाँ पे पैक ट्रैक में सिंगल डॉटेड लाइन्स आपकी होंगी। तो ये आपका पैक ट्रैक हो गया। तो अगला है रोड विद डिस्टेंस स्टोन। 331, 330 और 329। आपने डिस्टेंस स्टोन ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। जब आप रास्ते पर जा रहे होगे गाड़ी से या बाइक से, तो आपने ज़रूर रोड के किनारे देखा होगा एक पत्थर लगा हुआ होता है, और उस पर लिखा रहता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो कितना किलोमीटर दूर है। जैसे इस फोटो को देखिए, तो इस फोटो में लिखा हुआ है कि आपका कोटा कितना है, 341 किलोमीटर दूर है, और जयपुर कितना है, 97 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस स्टोन है जो आपको डिस्टेंस बता रहा है कि आपकी लोकेशन कितनी दूर पर है, ठीक है। ऐसे पत्थर लगे हुए होते हैं। ये कहाँ पर है? ज़रा आप इस रोड को देखिए, जो मेटल रोड है आपकी, इसके बगल में एक नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है 325, फिर यहाँ पे लिखा है 324, फिर यहाँ पे लिखा है 323। अब होगा क्या ना कि मान लो आप इमेजिन करो कि आप इस रोड पर चल रहे हो और रास्ते में आपको एक पत्थर दिखा, वहाँ पे लिखा है कि 325 किलोमीटर दूर है मिर्ज़ापुर,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा और ट्रेवल किए तो आपने 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 1 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया, तो 1 किलोमीटर के बाद आपको एक और पत्थर दिखेगा, उस पर लिखा होगा 324 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर, क्योंकि यहाँ पर जब आप थे तो 325 किलोमीटर दूर था मिर्ज़ापुर। अब आप थोड़ा और चल लिए हो ना, 1 किलोमीटर और चल लिए हो तो मिर्ज़ापुर पास आ गया है, तो एक और पत्थर होगा, वहाँ पे लिखा होगा 324 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर। फिर आप और आगे चलोगे, वहाँ पे लिखा होगा 323 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर। जब आप 1 किलोमीटर और ट्रेवल कर लोगे तो वहाँ पे एक पत्थर आपको दिखेगा 323 किलोमीटर मिर्ज़ापुर। तो ये डिस्टेंस स्टोन है, तो ये रोड है विथ डिस्टेंस स्टोन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। टेम्पल का सिंबल ये होता है मंदिर का, मॉस्क का सिंबल ये होता है मस्जिद का, और छतरी का सिंबल ये होता है, ठीक है। इन तीनों को हम एक बार साथ में देख लेते हैं। तो ये सिंबल एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, ये टेम्पल का सिंबल है, आपको दिखा, ये टेम्पल है, फिर यहाँ पर टेम्पल है, फिर ये टेम्पल है, ये भी टेम्पल है। तो ये कुछ टेम्पल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, काफ़ी छोटे हैं पर दिख जाएंगे आपको, आई होप, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ये आपके टेम्पल हैं, ठीक है। और मॉस्क जो है, आपकी मस्जिद जो है वो यहाँ पर है, देखिए ये आपकी मस्जिद है। थोड़ा थोड़ा सा ना टेम्पल के सिंबल में और मस्जिद के सिंबल में अंतर है। अगर आप ध्यान से दोनों को देखें तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ये टेम्पल है, मंदिर है, और इस मॉस्क को देखिए, दोनों के सिंबल में अंतर है। थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो ऐसा अंतर है, टेम्पल ये है और मॉस्क आपका ये है, ठीक है। तो ये तो आपका टेम्पल हो गया, ये भी टेम्पल हो गया, ये भी टेम्पल है, और ये आपका मॉस्क है, ठीक है, मस्जिद है। इसके बाद छतरी, तो छतरी का सिंबल ये है, देखिए छोटा सा यहाँ पर है। अच्छा, छतरी क्या होती है ना, ये छतरी मंदिर नहीं है, एक टीचर ने इसको मंदिर लिख दिया था, गलती से हो गया होगा, बट ये छतरी है, ठीक है। छतरी कैसी होती है, ये फोटो देखिए आप, ठीक है। तो ये मंदिर नहीं है, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है ये, है ना, पतला सा स्ट्रक्चर होता है, आपने जगह जगह देखा होगा। अगर आप इस्कॉन टेम्पल जाएँ तो वैसा स्ट्रक्चर आपने वहाँ भी देखा होगा। तो छतरी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके बाद आपका है रिवर और कैनाल। तो रिवर जो है वो थोड़े से थिक ब्लू लेयर से आपको दिखाते हैं, ब्लू कलर से दिखाते हैं, क्योंकि पानी है तो ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो रिवर थोड़ा सा थिक होती है और कैनाल थोड़े से पतले होते हैं। देखो, रिवर जो है ना वो एक नेचुरल फीचर है, मतलब वो नेचुरली अकर होती है रिवर, एक जगह से दूसरी जगह पानी नेचुरली जाता है। बट कैनाल जो होता है वो मैन मेड होता है, ठीक है। तो कैनाल क्या है, मैन मेड, मतलब इसको बनाया गया है पानी को चैनलाइज करने के लिए। तो ये मैन मेड होता है और ये नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल और मैन मेड। तो रिवर और कैनाल का सिंबल हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अब देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ ना आपसे, कि जो रिवर होती है और जो कैनाल होता है, ठीक है, तो कैनाल जो है एक पतली ब्लू कलर की लेयर होती है। देखो यहाँ पे ये पतली जो ब्लू कलर की लेयर आपको दिख रही है, यहाँ पे देखो ये पतली ब्लू कलर की लेयर आपको दिख रही है ना, ये आपका कैनाल है। और देखो यहाँ पे नाम भी लिखा है कैनाल का, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। ये हराई कैनाल, ये जो पतली वाली लाइन है इसका नाम लिखा है हराई कैनाल। तो ये कैनाल है जो मैन मेड है, ठीक है। और फिर ना देखो, ये रिवर नहीं है एक्चुअल में ना, रिवर के लिए सिंबल तो यही इस्तेमाल होता है, ये वाला। बट कई बार ना इसी सिंबल से कुछ और भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपकी जा रही है ना पानी वाली लेयर, यहाँ पर ऊपर लिखा है ओझला नाला, ओझला नाला है, ये इसका नाम है नाले का। तो ये नाला है बेसिकली। तो रिवर वाले तरह से ही कभी कभी नाला भी दिखा देते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पे नाम लिख देता है वो कि वो नाला है, रिवर नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप रिवर को देखें तो ये आपकी गंगा रिवर है, एक सेकेंड। तो ये आपकी गंगा रिवर है, तो ये जेन्युइनली रिवर ही है। देखिए इसका भी सिंबल थिक वाला ही है, काफ़ी ज़्यादा थिक है, क्योंकि जो रिवर है आपकी काफ़ी वाइड है, तो यहाँ पर ज़्यादा थिक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार होता है कि रिवर वाले सिंबल से ही कुछ और भी दिखा देते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो इस बार उजला नाला सेम ही उससे दिखा दिया गया है, ठीक है। और इसी क्या बोलते हैं सिंबल से कई बार नदियाँ भी दिखाते हैं, है ना, जैसे गंगा रिवर है आपकी। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इस नदी का नाम है हराई नदी। तो हराई नदी के लिए भी वही थोड़ा सा थिक वाला सिंबल इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये सिंबल तो रिवर के लिए ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यही सेम सिंबल आप देखो ऊपर जा करके किसके लिए इस्तेमाल किया है, ऊपर आप देखिए यहाँ पर उजला नाला के लिए भी सेम सिंबल इस्तेमाल किया है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो रिवर वाला सिंबल है जो थोड़ा सा थिक होता है, उससे कई बार नदी की जगह पे नाले वगैरह भी दिखा देते हैं। एक बार तो वाइवा में पूछ लिया था कि ये नदी और नाले में अंतर क्या होता है, तो उसका आंसर ये था कि भाई नदी जो होती है वो तो आपका नेचुरल सोर्स होती है, नाला जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। और नाला बेसिकली जो पॉल्यूटेड वाटर होता है ना, जो ख़राब गंदा पानी है, उसको जा कर के जो मतलब जो सोसाइटी का जो गंदा पानी होता है उसको ले जा कर के नदी में प्रवाहित करता है।
तो नाला और इसमें नदी में ये बेसिकली अंतर है। अब नाले में गंदा पानी है, नदी में साफ़ पानी है, ऐसा समझ करके बोलते हैं कि नाले और नदी में क्या अंतर है। तो कई बार रिवर वाले से ही आपको नाला भी दिखा देता है, ठीक है। और कैनाल के लिए पतला वाला सिंबल इस्तेमाल होता है, तो ये आपका कैनाल है यहाँ पे, हराई कैनाल, ठीक है। तो कैनाल के लिए पतला वाला सिंबल इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला है आपका सर्वे ट्री। तो अगर आप सर्वे ट्री का सिंबल देखें तो कुछ ऐसा होता है, ब्लैक आउटलाइन से इसको दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। तो ये आपका सर्वे ट्री है, देख लीजिए, इसको ब्लैक आउटलाइन से दिखाया है और एक सर्वे ट्री आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये सर्वे ट्री और नॉर्मल ट्री में कुछ अंतर होता है क्या, ये दोनों का नाम अलग क्यों है? तो नॉर्मल ट्री जो होता है ना, उसको ग्रीन कलर से ही दिखाया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे पेड़ आपको ग्रीन कलर से दिखाए हुए हैं, तो ये सब आपके नॉर्मल ट्रीज है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आपके नॉर्मल ट्रीज हैं जो आपको ग्रीन कलर से दिखाए हैं, बट सर्वे ट्री को ब्लैक कलर से दिखाया है, ब्लैक आउटलाइन से दिखाया है। तो सर्वे ट्री में और आपके नॉर्मल ट्रीज में क्या अंतर होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वाइवा का, ठीक है, कि सर्वे ट्री में और नॉर्मल ट्री में अंतर क्या होता है। तो देखो, सर्वे ट्री और नॉर्मल ट्री में अंतर ये होता है कि जो सर्वे ट्री है ना, वो एक प्रोटेक्टेड ट्री है, मतलब आप उसको काट नहीं सकते, उसको सरकार ने प्रोटेक्ट किया हुआ है कि आप उसको काट नहीं सकते, क्योंकि ये जो सर्वे ट्रीज होते हैं ना, ये बहुत अच्छे रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करते हैं। जैसे मान लो ये सर्वे ट्री 100 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, तो इस 100 मीटर को एक रेफरेंस पॉइंट मान के इसके आसपास की जगह की आप हाइट निकाल सकते हो। मतलब ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा और इसके आसपास की आप हाइट निकाल सकते हो। एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड। तो ट्रायंगुलेशन मेथड के थ्रू हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान के आसपास की हाइट निकालते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं, आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि एक रेफरेंस पॉइंट की तरह आप सर्वे ट्री को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपकी हाइट है ना, 5 फुट 10 इंच, कुछ भी आपकी हाइट है, तो आपकी हाइट के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? ज़मीन, कि आप ज़मीन से 5 फुट 10 इंच ऊपर खड़े हो, तो ज़मीन एक रेफरेंस पॉइंट हुआ ना। तो वैसे ही सर्वे ट्री भी एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है आसपास की जगह की कैलकुलेशंस करने के लिए। तो नॉर्मल ट्री और सर्वे ट्री में अंतर ये है कि सर्वे ट्री सर्वे के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप उसको कट नहीं कर सकते, वो काटने के लिए नहीं होता है पेड़, तो वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है जो नॉर्मल पेड़ से अलग है। तो दोनों में ये अंतर होता है, आप बता सकते हो इस तरह से। इसके बाद अगला है आपका कॉन्टूर लाइंस। तो कॉन्टूर लाइंस आपको आपके मैप पे ब्राउन कलर से दिखाई जाती हैं और उन पे नंबर भी लिखा होता है। कॉन्टूर लाइंस पर तो हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो करेंगे, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कंक्लूड कर सकते हो। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये बेसिकली हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस कॉन्टूर लाइंस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे, उसको देख लेना। ये होती कुछ ऐसी हैं, देख लो, लाइंस आपको दिखाई पड़ रही है ना, ब्राउन कलर से दिखाई गई हैं और नंबर भी इस पर लिखा हुआ है कहीं कहीं, देखो यहाँ 140 लिखा है, यहाँ 160 लिखा है। तो ये आपकी कॉन्टूर लाइंस होती हैं, इस पर अलग से वीडियो हम लोग करेंगे। इसके बाद अगला है आपका बाउंड्री पिलर्स। तो बाउंड्री पिलर्स के लिए ब्लैक कलर का स्क्वायर आपको दिखाया जाता है, ब्लैक कलर से। बाउंड्री पिलर्स क्या होते हैं, अगर आप इस इमेज को देखें तो आप इसमें देख रहे होंगे कि बाउंड्री पिलर्स बना दिए जाते हैं बॉर्डर्स के अराउंड, आपने देखा होगा है ना, कि बॉर्डर के पास इस तरह से खंबे गाड़ करके उनमें तारे लगा दी जाती हैं। बॉर्डर पर तो होता ही है, बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है ना, किसी वीवीआईपी का इलाका है, तो उसके अराउंड भी एक बाउंड्री बना दी जाती है, ऐसे खंबे गाड़ के, उनमें तारे लगा दी जाती हैं। तो बाउंड्री पिलर्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं आपको। तो ये मैप पर कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको मैप पे दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे ब्लैक स्क्वायर से यहाँ पे बाउंड्री पिलर्स दिखाए गए हैं, 3-4 टो हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। ये बाउंड्री पिलर्स है जो ब्लैक स्क्वायर से आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा अगला कन्वेंशनल सिंबल है परमानेंट हाउस का। तो परमानेंट हाउस के लिए लाल रंग का स्क्वायर दिखाया जाता है और टेम्पररी हाउस के लिए लाल रंग का जो स्क्वायर दिखाते हैं उसको अंदर फिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो परमानेंट हाउस का मतलब होता है पक्का घर और टेम्पररी हाउस का मतलब होता है कच्चा घर, जैसे झोपड़ी वगैरह बनाते हैं ना, टेम्पररी हाउस होता है, कच्चा घर होता है, ठीक है। तो परमानेंट हाउस के लिए ये सिंबल है और टेम्पररी हाउस के लिए ये सिंबल है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर दिखाई पड़ेगा, ये आपका परमानेंट हाउस है जो लाल रंग के यहाँ पे आपको स्क्वायर्स दिखाई पड़ रहे हैं। और कोई कोई स्क्वायर जो फिल नहीं है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये एक छोटा सा स्क्वायर है जो फिल नहीं है, तो ये टेम्पररी हाउस के लिए, यानी कोई झोपड़ी वगैरह है या कोई टेम्पररी हाउस है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला कन्वेंशनल सिंबल है फोर्ट। फोर्ट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, फोर्ट यानी किला, ठीक है, किसी किले के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ये एक किला है। तो अगर आप ये देखें किला कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये रहा, ये जो सिंबल मैंने अभी आपको दिखाया, इस सिंबल को देखिए और फिर इस सिंबल को देखिए, दोनों सेम ही है। तो ये किला है और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए फोर्ट, फोर्ट इन रूइंस। इन रूइंस का मतलब है कि ये फोर्ट जो है ना, किला बहुत ख़राब हालत में है, फोर्ट इन रूइंस, इस किले की हालत बहुत ख़राब है, टूट फूट गया है, तो ख़राब हालत में ये किला है, तो ये किले का सिंबल यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला कन्वेंशनल सिंबल है वो है आपका ड्राई टैंक का सिंबल, ठीक है। तो ड्राई टैंक क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा जगह जगह पे ना गड्ढे फॉर्म हो जाते हैं,
जो गड्ढे फॉर्म हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उन गड्ढों में जाके पानी भर जाता है, ठीक है। लेकिन जब बारिश नहीं हो रही होती है तो वो गड्ढे सूखे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के टैंक है, एक है ड्राई टैंक, एक है वाटर टैंक। तो ड्राई टैंक वो गड्ढे हैं जिनमें पानी नहीं है, और वाटर टैंक वो गड्ढे हैं जिनमें पानी है। ड्राई टैंक में पानी हो सकता है लेकिन बारिश के टाइम पे हमेशा नहीं रहता है, वाटर टैंक में हमेशा पानी रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप ड्राई टैंक की ये इमेज देखें तो ये एक गड्ढा है जहाँ पर पानी नहीं है इस गड्ढे के अंदर, ठीक है। और अगर आप वाटर टैंक की अब इमेज देखें तो वाटर टैंक में देखिए यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो ये ड्राई टैंक और वाटर टैंक का सिंबल है। ज़रूरी नहीं कि इसका शेप ऐसा ही हो, ये कभी कभी डिफरेंट शेप्स का भी बन जाता है। जैसे मान लो ऐसे कोई शेप का बन गया, ठीक है। इसके अंदर ना ये ऐसे छोटे छोटे आपको ब्लैक डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग शेप के ये होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई अलग अलग शेप का गड्ढा होगा तो अलग अलग शेप के ये भी होते हैं, ठीक है। उनके बीच में आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए, ये आपका एक ड्राई टैंक है, यानी यहाँ पे एक गड्ढा है। फिर यहाँ पे देखिए ये भी एक ड्राई टैंक है आपका, ये भी आपका एक ड्राई टैंक है। और यहाँ पर आपको वाटर टैंक भी दिखाई पड़ रहा है, ये आपका वाटर टैंक है, देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। ये आपका वाटर टैंक है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके ड्राई टैंक और वाटर टैंक हो गए। तो आपका अगला कन्वेंशनल सिंबल है इम्बैंकमेंट का। तो इम्बैंकमेंट के लिए आप देख लीजिए छोटी छोटी ब्लैक लाइंस आपको दिखाई जाती हैं। अभी जो आपने ड्राई टैंक और वाटर टैंक देखा ना, उसमें आपने देखा होगा किसी किसी टैंक के किनारे ही लाइंस बनी हुई थी। देखिए जैसे ये आप टैंक देखिए, यहाँ पे ये जो ड्राई टैंक है इसके किनारे देखिए ये ब्लैक लाइंस आपको दिखाई पड़ रही हैं। फिर आप इस वाटर टैंक को देखिए, इस वाटर टैंक के किनारे आपको ये ब्लैक लाइंस दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो इम्बैंकमेंट होता है ना, ये ऊंचाई को दर्शाता है, ऊंचाई। ये जो इम्बैंकमेंट है ये ऊंचाई को दर्शाता है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पर ये जो टैंक है यहाँ पे गड्ढा है, अगर ये गड्ढा है तो इसके आसपास की जो ज़मीन है वो थोड़ी सी ऊंची होगी। जैसे मान लो ये गड्ढा है, ठीक है, ये गड्ढा है, तो इसके आसपास की जो ज़मीन है थोड़ी सी ऊंची होगी ना। अगर ये गड्ढा है तो इसके आसपास की ज़मीन थोड़ी सी ऊंची होगी ना, तो उसी ऊंचाई को दर्शा रहा है ये इम्बैंकमेंट। तो आपको इम्बैंकमेंट समझ में आया? इम्बैंकमेंट क्या करता है? ऊंचाई को दर्शाता है। कहीं पे गड्ढा है तो उसके साइड की ऊंचाई को कौन दर्शाता है? इम्बैंकमेंट दर्शाता है। तो आपका अगला कन्वेंशनल सिंबल है रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ का। अगर कहीं पर ब्लैक कलर का डॉट बना हुआ है और उसके बगल में कोई नंबर लिखा है और आर लिखा है, तो वो आपका रिलेटिव हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं पर अगर ब्लू कलर का डॉट है और उसके बगल में ब्लू कलर से लिखा हुआ है 10R, तो वो आपका रिलेटिव डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 4R और 10R ही हो, 3R, 5R, 7R कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये सिंबल क्या है और इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप इस सिंबल को देखिए। यहाँ पर जो आपका ड्राई टैंक है उसके बगल में आप देख रहे होंगे एक ब्लैक कलर का डॉट है और वहाँ पर लिखा है 3R। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और आपका ड्राई टैंक है, यहाँ पर ब्लैक कलर का डॉट है और वहाँ पर लिखा है 2R। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टैंक के पास ही लिखा होगा, ऐसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई टैंक नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक ब्लैक कलर का डॉट बना है और उसके बगल में लिखा है 2R। तो ये आपका रिलेटिव हाइट का सिंबल है। तो ये आपको क्या बताता है? ये आपको आपकी हाइट बताता है आपके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टैंक है, अगर ये टैंक है मतलब एक गड्ढा है, तो अगर ये गड्ढा है तो इसकी साइड वाली ज़मीन थोड़ी सी ऊंची होगी। तो वो ज़मीन कितनी ऊंची है ये आपको बताता है रिलेटिव हाइट। यहाँ पर लिखा है 3R, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो 3 मीटर ऊंची है। कितनी? 3 मीटर। R का मतलब है रिलेटिव हाइट। तो अगर यहाँ पर लिखा है कि 3R तो इसका मतलब 3 मीटर होता है। तो यहाँ पर गड्ढे के बगल में जो ऊंचाई है, क्योंकि गड्ढा होगा तो बगल में ऊंचाई होगी, तो वो ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है इस गड्ढे के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव हाइट आपको आपकी हाइट बताता है किसी के रिस्पेक्ट में। वैसे ही जो आपका रिलेटिव डेप्थ है, आपका जो रिलेटिव डेप्थ है, मान लीजिए कोई कुआं है, ठीक है, कोई वेल है। अगर कोई कुआं है तो वो गहरा होगा नीचे की तरफ, और मान लो आप उस कुएं के बगल में यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो ये जो कुआं है अभी गहरा है, तो आपके रिस्पेक्ट में इस कुएं की गहराई कितनी है ये आपको बताता है रिलेटिव डेप्थ। अगर कहीं पर लिखा है 10R ब्लू कलर से, तो उसका मतलब है कि उस जगह की गहराई जो है वो 10 मीटर है। किसके कंपैरिजन में? उसके बगल वाले ग्राउंड के कंपैरिजन में। जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और इस कुएं के बगल में लिखा हुआ है ब्लू डॉट से 10R, तो इसका मतलब ये है कि इस कुएं की जो गहराई है वो 10 मीटर है आपके कंपैरिजन में। तो ये जो 4R लिखा है, 10R लिखा है, इसका मतलब है 10 मीटर, इसका मतलब है 4 मीटर, ठीक है। तो रिलेटिव डेप्थ क्या होता है? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में गहराई बताता है कि गहराई कितनी है, और रिलेटिव हाइट क्या करता है? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपको आपकी हाइट बताता है कि हाइट कितनी है। जैसे यहाँ पर गड्ढा होगा तो बगल की ज़मीन ऊंची होगी, तो यहाँ पर अगर मान लो ब्लैक डॉट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपको ब्लैक कलर से लिखा हुआ है 10R, तो इसका मतलब है कि इस गड्ढे के कंपैरिजन में इसकी साइड वाली ज़मीन की हाइट 10 मीटर ऊंची है। तो रिलेटिव हाइट आपको ऊंचाई बताता है,
ऊंचाई कितनी है कंपैरिजन में, और आपको रिलेटिव डेप्थ बताता है कि गहराई कितनी है कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ भी हो गया यहाँ पर। इसके बाद जो एक और सिंबल है आपका, वो है आपका ब्रिज का सिंबल। ठीक है, ये लास्ट इसको देख लीजिए। जो ब्रिज का आपका सिंबल होता है वो आपको लाल कलर से दिखाता है, कुछ ऐसा सिंबल होता है, ऐसा इस तरह का। ये ब्रिज का सिंबल होता है, लाल रंग से इसको दिखाते हैं और इस तरह से बना होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये आपको दिखाई पड़ा, यहाँ पर एक सिंबल है, आपको मैं ना दिख रहा हूँ, मैं बना देता हूँ, ऐसे बना हुआ है। तो ये बेसिकली एक ब्रिज का सिंबल है, मतलब यहाँ पर एक ब्रिज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बगल में कैनाल भी गई हुई है, ये कैनाल है, जो नीले रंग का पतला वाला लाइन है, ये कैनाल है, तो कैनाल पे एक ब्रिज बना हुआ है, तो ये आपका ब्रिज का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे कन्वेंशनल साइंस देख लिए। जो कन्वेंशनल साइंस बच गए हैं, वो अभी एक वीडियो और आएगा, वो होगा वाइवा का वीडियो। ठीक है, तो जो वाइवा वाला वीडियो है उसमें मैं आपको वही मैप दिखाऊंगा जो आपको आपके एग्जाम में मिलता है, 63K/12 वाला। उस मैप का मेरे पास PDF है। ठीक है, मतलब प्रॉपर मैप तो नहीं है, हार्ड कॉपी तो नहीं है, लेकिन उसका मेरे पास PDF है, तो मैं आपको PDF दिखाऊंगा। ठीक है, और उस PDF में मैं और भी कुछ सिंबल्स दिखाऊंगा, और उससे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उसमें और भी जो कन्वेंशनल सिंबल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जब बनेगा तब देखिएगा। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक है स्कोप ऑफ अ मैप। आपके मैप का स्कोप क्या है? जब हम ये शब्द सुनते हैं ना स्कोप, तो इससे दो मतलब हमको समझ में आते हैं। स्कोप का मतलब या तो ये हो सकता है कि आपसे वो जानना चाह रहा है कि आपके मैप का एक्सटेंट कितना है, मतलब आपका मैप क्या क्या चीज़ें बता सकता है हमें। ठीक है, उसका एक्सटेंट कितना है, हम उसमें कितनी डिटेल चीज़ें जान सकते हैं। तो एक्सटेंट की बात रही, तो इसकी बात हम लोग कर सकते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या दिखाता है आपका मैप। ठीक है, स्कोप ऑफ अ मैप में एक मतलब तो ये निकल सकता है कि वो आपसे जानना चाहता है कि एक्सटेंट कितना है आपके मैप का। तो एक्सटेंट के हिसाब से देखें तो वो आपसे जानना चाहता है कि आपका ज्योग्राफिकल एरिया कितना आपने दिखाया है। तो आपका जो मैप मिलता है ना आपको 63K/12 वाला, जो आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो उसमें आपको मिर्ज़ापुर और वाराणसी के कुछ इलाके दिखाते हैं। ठीक है, मिर्ज़ापुर और वाराणसी के कुछ इलाके, सम एरियाज़। ठीक है, सम एरियाज़ दिखाए जाते हैं। तो आपके 63K/12 वाले मैप का जो एक्सटेंट है, वो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो मिर्ज़ापुर और वाराणसी का है, उसके कुछ क्षेत्र हमको दिखाते हैं। और एक्सटेंट में और बात करें तो क्या क्या दिखाते हैं, तो बहुत कुछ है। टेम्पल है, मॉस्क है, आपकी कॉन्टूर लाइन से आपको हाइट समझ में आती है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, तो बहुत सारे सिंबल्स है जो अभी हमने देखे कन्वेंशनल सिंबल्स, तो वो सारे कन्वेंशनल सिंबल्स हम दिखा सकते हैं। तो ये एक एक्सटेंट हो गया आपके मैप का। स्कोप ऑफ अ मैप से एक दूसरा मीनिंग ये निकल सकता है कि आपके मैप का यूज़ कहाँ कहाँ पर है। स्कोप क्या है, मतलब यूजेस क्या है मैप के। और अगर आपसे वाइवा में वो पूछते हैं कि स्कोप ऑफ अ मैप क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे यूजेस पूछ रहे होंगे, और वो स्कोप पूछेंगे भी नहीं, वो आपसे यूज़ ही पूछेंगे। ये आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यूजेस ही आपसे पूछेंगे कि मैप के यूजेस क्या होते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं। एक यूज़ तो इसका हमने पहली वीडियो में ही देख लिया था, वो है नेविगेशन के लिए। आपको कहाँ जाना है ना, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ना, कितनी आसानी से आप पहुँच सकते हो कम कम चल करके, सबसे आसान रास्ता आपको बताता है। तो आपके लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है कि आपको किस तरफ से जाना चाहिए। तो एक तो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल ये होता है टाउन प्लानिंग के लिए। ठीक है, मान लो आपको कहीं पे डैम बनाना है। ठीक है, कोई आपको डैम बनाना है, कोई आपको कैनाल बनानी है, तो पहले देखना पड़ेगा ना कि कहाँ पर बनाए जहाँ से पानी उस कैनाल के अंदर हम लोग चैनलाइज कर सकें। कहीं पर भी तो उठा के हम लोग बना नहीं देंगे आपका कैनाल और डैम्स, तो उसके लिए आपको जगह स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना, यहाँ पर बनाना चाहिए हमको। या फिर मान लो आपको कहीं पर रोड बनानी है, या फिर रोड को चौड़ा करना है, तो देखना पड़ेगा ना कि इस रोड को चौड़ा करने में कितने घर हमको तोड़ने पड़ेंगे, या फिर कितनी दुकानें तोड़नी पड़ेंगी। तो उसके हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे ना कि कितना मुआवजा लोगों को दिया जाए। तो सारी प्लानिंग्स मैप से ही होने वाली हैं। तो टाउन प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी डेवलपमेंट के जो काम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपकी पोजीशन फाइंड करने के लिए। आपका एक टॉपिक है रीसेक्शन एंड इंटरसेक्शन। जब आप वो पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप मैप के थ्रू अपनी खुद की पोजीशन, मतलब आप मैप पर कहाँ पर हो, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि वो ऑब्जेक्ट मैप पर कहाँ पर है, दोनों निकाल सकते हो। तो अपनी पोजीशन निकालने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने के लिए भी इस मैप का यूज़ होता है। ये आप पढ़ोगे रीसेक्शन और इंटरसेक्शन, जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। और क्या यूज़ है, और भी बहुत सारे यूज़ हैं। जैसे मैप का एक यूज़ है कि आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो, दो जगह के बीच के, दो जगहों के बीच के आप एंगल्स फाइंड कर सकते हो। ये आप पढ़ोगे बियरिंग में। जब आप बियरिंग पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप दो जगहों के बीच का एंगल निकाल सकते हो, तो एंगल्स मेजर करने के लिए। ठीक है, तो मैप्स के बहुत सारे यूजेस हैं। टाउन प्लानिंग और जो डेवलपमेंट के सारे काम होने हैं ना, वो मैप को देख करके ही होते हैं।
तो ये सारे आपके यूजेस हो गए। तो स्कोप ऑफ अ मैप, ये जो टॉपिक है इसके अंदर, एक तो इसकी बात हम लोग कर सकते हैं कि एक्सटेंट क्या है मैप का, एक बात कर सकते हैं कि मैप की यूजेस क्या हैं। तो ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया। तो यहाँ पे इस वीडियो